ट्रॉय का युद्ध, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही जहन में बड़े बड़े योद्धा और देवताओं के खेल की तस्वीरें आ जाती हैं। पर आज हम इस कहानी को किसी अजय योद्धा की आंखों से नहीं देखेंगे। नहीं, हम इसे समझेंगे उस एक राजा के नजरिए से जिसका सबसे बड़ा हथियार उसकी तलवार नहीं बल्कि उसका दिमाग था। और कहानी की शुरुआत भी कोई और नहीं बल्कि हमारा नायक खुद कर रहा है। ओडिसियस, इथाका का राजा, एक ऐसा इंसान जो समुद्र की तरह ही गहरा और रहस्यमयी था। और देखिए, वो साफ कह रहा है कि ये सिर्फ मारकाट और जंग की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक वादे की, इंसानी अहंकार की, प्यार की और उस तबाही की जो इन सबके साथ आती है। तो ठीक है, अब जरा गहराई में चलते हैं। आखिर ये ओडेसिस था कौन? क्या बात थी उसमें जो उसे दूसरे यूनानी वीरों से इतना अलग बनाती थी? ओडिसिस को लोग उसकी ताकत के लिए नहीं जानते थे। उसे जाना जाता था उसकी तेज बुद्धि के लिए। उसका दिमाग शांत समुद्र सा गहरा पर तूफान की तरह खतरनाक भी। उसके लिए सबसे बड़ा हथियार हमेशा से उसकी अक्ल थी, तलवार नहीं। और किस्मत का खेल देखिए, यही अक्ल, यही दिमाग उसे उस जंग में खींचकर ले गया जिसमें वो कभी जाना ही नहीं चाहता था। एक ऐसी जंग जो उससे उसका परिवार, उसका राज्य, सब कुछ छीन सकती थी। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ? इसकी वजह कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। नहीं, इसकी जड़ में थी एक शपथ, एक ऐसा वादा जिसने ग्रीस के सारे बड़े बड़े राजाओं और नायकों को एक बंधन में बांध दिया था। तो फिर क्या था? हजारों जहाजों का बेड़ा लेकर यूनानी सेना ट्रॉय पहुंच तो गई, लेकिन उनके सामने कोई मामूली शहर नहीं खड़ा था। उनके सामने था अजेय ट्रॉय, जिसे कोई जीत नहीं सकता था। अब देखिए, दोनों तरफ की सेनाएं एक से बढ़कर एक थीं। यूनानियों के पास अगेमेम्नॉन जैसा कमांडर, एक्किलीज जैसा जिसे कोई हरा ही नहीं सकता था ऐसा योद्धा, और ओडिसियस जैसा दिमाग था। तो दूसरी तरफ ट्रॉय के पास थे राजा प्रियम, हेक्टर जैसा महान रक्षक, और हाँ, पेरिस, जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था। पर ट्रॉय की असली ताकत उसकी दीवारें थीं। ऐसी दीवारें जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें खुद देवताओं अपोलो और पोसाइडन ने बनाया है। मतलब उन्हें पार कर पाना किसी इंसान के बस की बात ही नहीं थी, नामुमकिन था। और सुनिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं हो रही थी। ऊपर ओलंपस पर बैठे देवता, वो तो इसे जैसे कोई शतरंज का खेल समझ रहे थे। हेरा और एथेना पेरिस से खफा थीं तो यूनानियों का साथ दे रही थीं। उधर अपोलो ट्रॉय को बचा रहे थे, और युद्ध के देवता एरीज, अरे उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो बस लड़ाई और खून खराबा देखना था। मतलब ये एक ऐसा खेल बन गया था जहां ऊपर आसमान में देवता अपनी चालें चल रहे थे और नीचे जमीन पर बेचारे इंसान उसकी कीमत चुका रहे थे। चलिए, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतने सालों के खूनी संघर्ष के बाद अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। पूरे 10 साल, सोचिए, एक पूरा दशक बीत गया। ग्रीस के बड़े बड़े योद्धा या तो मारे जा चुके थे या फिर घर लौटने के लिए तरस रहे थे। हर सुबह उठते तो सामने वही ट्रॉय की दीवारें मुंह चुढ़ाती। हर शाम बस नाकामी और निराशा हाथ लगती। जमीन लाशों से भर चुकी थी, पर ट्रॉय की दीवारें वो वैसी की वैसी खड़ी थीं। ये एक ऐसी लड़ाई बन गई थी जहां हर रोज उम्मीदें मर रही थीं और जीत तो बस एक सपना बनकर रह गई थी। और इसी गहरी निराशा के बीच ओडेसिस को अपने एक बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ यह था कि एक छोटी सी जीत के बाद उसने गुरूर में आकर कह दिया था कि ये जीत देवताओं की मेहरबानी से नहीं बल्कि उसकी अपनी अक्ल की वजह से मिली है। मतलब उसने खुद को देवताओं से बड़ा समझ लिया था। और अब 10 साल की इस नाकामी ने उसे सिखा दिया था कि देवताओं के सामने अहंकार की कोई औकात नहीं। जब तक वो झुकेगा नहीं, जीत मिलना नामुमकिन है। और फिर एक रात आई, बिल्कुल खामोश रात। समुद्र शांत था, लहरों का भी कोई शोर नहीं था। और उसी खामोशी में ओडिसियस के दिमाग में एक ख्याल कौन था, एक ऐसा ख्याल जो इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था कि वो अजय ट्रॉय जिसे 10 साल की जंग नहीं झुका पाई, वो आखिर गिरेगा कैसे, क्या तरीका होगा? और जवाब चौंकाने वाला था। तलवार से तो नहीं। 10 साल तक जिस हथियार पे सबसे ज्यादा भरोसा किया गया, अब वो बेकार था। और यही था ओडिसियस का जवाब। ट्रॉय ताकत से नहीं गिरेगा, वो गिरेगा विश्वास से। एक ऐसा भरोसा जिसे दुश्मन के दिल में ही जगाना होगा, ताकि वो खुद अपने हाथों से अपनी तबाही के दरवाजे खोल दे।
पर सवाल यह है कि ऐसा कौन सा धोखा हो सकता था जो एक पूरे शहर का भरोसा जीत ले। ट्रॉय के लोग अपने देवताओं पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, तो ओडिसिस ने सोचा क्या हो अगर खुद उनके देवता ही उन्हें कोई तोहफा भेजें, भला वो उसे कैसे मना कर सकते हैं। तो देखिए, 10 साल तक तलवारें चलीं, नतीजा नाकामी। लेकिन दिमाग का बस एक पल और उसने एक ऐसे प्लान को जन्म दिया जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। और ये प्लान कमाल का था। इसके 4 हिस्से थे। पहला, एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाना, इतना बड़ा कि लगे देवताओं को चढ़ावा है। दूसरा, उसके अंदर अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को छिपा देना। तीसरा, पूरी यूनानी सेना का जहाज़ों पर बैठकर भाग जाने का नाटक करना। और आखिरी, चौथा कदम, सिर्फ एक आदमी को पीछे छोड़ना जिसका काम था एक ऐसा झूठ बोलना जो सच से भी ज्यादा सच्चा लगे। प्लान तो तैयार था, अब बारी थी इसे असलियत में बदलने की और ट्रॉय को उसके इतिहास के सबसे बड़े धोखे में फंसाने की। अगली सुबह जब ट्रॉय के दरवाजे खुले तो नजारा देखकर सब दंग रह गए। वो सेना जो 10 साल से शोर मचा रही थी वो गायब थी। उनके कैंप खाली पड़े थे और साहिल पर बस एक ही चीज खड़ी थी, एक बहुत बड़ा खामोश लकड़ी का घोड़ा। लेकिन उसी भीड़ में एक आवाज थी जिसे सच पता था। पुजारी लाओ कून। वो चीखा, उसने सबको चेताया, कहा कि ये कोई तोहफा नहीं, ये एक जाल है, बस एक पल के लिए। घोड़े के अंदर छिपे सैनिकों की सांसें थम गई, लगा कि सब खत्म हो गया। पर शायद किम्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। अचानक समंदर से 2 बड़े-बड़े सांप निकले और उन्होंने लाओकून और उसके बेटों को जकड़ लिया और मार डाला। ट्रॉय वालों के लिए ये देवताओं का सीधा इशारा था कि जिसने पवित्र तोहफे का अपमान किया उसे सजा मिल गई। अब उनका जो थोड़ा बहुत शक था ना, वो भी पक्के यकीन में बदल गया। और बस ट्रॉय के लोगों ने अपनी मौत को खुद अपने हाथों से शहर की दीवारों के अंदर खींच लिया। अब बात करते हैं उस रात की, जो घोड़े के अंदर इंतजार कर रहे योद्धाओं के लिए कितनी लंबी रही होगी। बाहर शहर में तो जश्न मन रहा था, खूब शराब, संगीत, नाच गाना। ट्रॉय वाले सोच रहे थे कि 10 साल की जंग खत्म हो गई, वो जीत गए। वो उस लकड़ी के घोड़े की पूजा कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनका यही अंधा विश्वास उनकी तबाही लिखने वाला है। और फिर जब जश्न खत्म हुआ, पूरा शहर गहरी नींद में डूब गया। तब उस घोड़े का खुफिया दरवाजा खुला। ओडिसिस और उसके साथी दबे पांव बाहर निकले। उसी पल जंग शुरू होने से भी पहले ट्रॉय की हार तय हो चुकी थी। जीत तो मिल गई, लेकिन किस कीमत पर? ट्रॉय का गिरना सिर्फ एक शहर का अंत नहीं था, ये एक ऐसी जीत थी जिसकी सजा जीतने वालों को भी भुगतनी थी। देखिए, ये जंग किसी को नहीं छोड़ती। ट्रॉय का हीरो हेक्टर मारा गया, जिसने उसे मारा। अकीलीज, जिसे कोई नहीं हरा सकता था, वो भी एक मामूली तीर से मारा गया। यहां तक कि राजा प्रियम अपने ही महल में कत्ल कर दिए गए। मतलब इस जंग ने अपने हीरोज को भी नहीं बख्शा। और इसी बर्बादी के बीच ओडिसिस ने हेलेन को देखा और खुद से एक सवाल किया। 10 साल, हजारों मौतें, एक पूरा शहर जलकर राख, क्या ये सब कुछ सिर्फ एक इंसान के लिए जायज था? ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है। जीत के नशे में यूनानियों ने हदें पार कर दी, मंदिरों को तोड़ा, बेगुनाहों को मारा, और इससे देवता नाराज हो गए। जंग तो वो जीत गए थे, लेकिन सुकून हमेशा के लिए खो चुके थे। उनकी असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। और आखिर में ओडिसियस के ये शब्द पूरी कहानी का निचोड़ हैं। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें जीतने वाले ने जीत से कहीं ज्यादा गवा दिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दिमाग से जीती गई कोई क्रूर लड़ाई आखिर में खुद जीतने वाले को ही तबाह नहीं कर देती।